वेलकम दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मानवत मर्डर्स के बारे में, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने जूनियर्स को किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कैसे किया जा सकता है ये बताता है कि मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अलग अलग पैटर्न होते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भले ही वो चीज़ छोटी मोटी क्यों ना हो। वही हमें पता चलता है कि इन्हीं ऑफिसर ने रमन यादव जैसे सीरियल किलर को भी पकड़ाया था। इसलिए आज इनका नाम इतना फेमस है और हर कोई इनको अपना आइडल मानता है, क्योंकि ये क्रिमिनल साइकोलॉजी भी समझते हैं। इसके बाद हम एक औरत को खेत में देखते हैं, जो जैसे ही मुड़ती है कोई उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि ये औरत 7वीं विक्टिम है, यानी इससे पहले इस गांव में 6 खून हो चुके हैं। फिर गांव में रात को जब सब लोग उस औरत को ढूंढने निकलते हैं, तो खेत में लाश को देखकर सब लोग की डर जाते हैं। इधर हम उन्हीं बड़े ऑफिसर को, जिनका नाम रमाकांत है, उन्हें एक बड़े नेता के साथ देखते हैं। रमाकांत को नेता ने ही बुलाया था, जो रमाकांत से कहते हैं कि मानवत गांव में हम सीआईडी तक भेज चुके हैं, लेकिन खूनी का अभी तक पता नहीं चला और अब तो 7 खून हो गए हैं। इसलिए अब आपको ही जाकर ये केस सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। जिस पर रमाकांत जानने के लिए मान जाता है। फिर घर आकर रमाकांत अपनी फैमिली से बताता है कि मुझे कल ही मानवत करना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट केस है। और फिर वो अपनी बीवी और बेटियों से मिलकर चला जाता है। इसके बाद जब रमाकांत और उसका साथी ट्रेन से मानवत गांव जा रहे होते हैं, तो रमाकांत का साथी वाटर कर पूछता है कि आपको इस केस के बारे में क्या क्या पता है, कुछ तो बताइए। जिस पर रमाकांत बताता है कि 4 नाबालिग लड़कियों को और 3 औरतों का फंसे से खून किया गया है और फिर उनके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी किया गया है, जिसमें शायद खून निकला गया होगा। इससे केस बहुत ही खतरनाक है। यह एक तरह का जादू टोना का केस भी लग रहा है, जो सुनकर रमाकांत का साथी डर जाता है। और इसके बाद ये दोनों मानवत गांव में पहुंच जाते हैं, जहां दामोदर नाम का पुलिस वाला इनका स्वागत करता है और उसकी बातों से समझ जाता है कि यहाँ भी रमाकांत का नाम काफी फेमस है। इसके बाद ये जब यहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक आदमी आकर रमाकांत से कहता है कि साहब, आप केस तो सॉल्व करने आ गए, पर अपनी जान का भी ख्याल रखना। जो बात रमाकांत को काफी अजीब लगती है। अब रास्ते में जाते हुए पुलिस वाले बताते हैं कि इस गांव में मर्डर के बाद तो लोग पुलिस को जरा भी भाव नहीं देते। उन्हें लगता है कि हम पुलिस वालों का कुछ भी नहीं है, इसलिए केस सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तब रमाकांत पूछता है कि इस केस के सिलसिले में 2 लोगों को तो पकड़ा हुआ था ना, उनका क्या हुआ? जिस पर एक पुलिस वाला बताता है कि वो थे उत्तम राव और रुक्मिणी बाई। इसमें ये उत्तम राव गरीबी में पला बड़ा, फिर राजनीति में घुसा और अब इसी के बदौलत काफी पैसा भी कमा लिया है। उत्तम राव की पहली बीवी उसे जेठ नाम का लड़का है, जो कि उसके साथ नहीं रहता। हालांकि इसके बाद ज्यादा पैसा कमाने के लिए उत्तम राव ने रुक्मिणी के साथ देशी शराब बनाने का धंधा चालू किया था, क्योंकि रुक्मिणी की अपनी जात के लोगों में काफी चलती है। जिसके बाद उत्तम राव ने रुक्मिणी से शादी कर दी और दोनों साथ ही रहते हैं। फिर हम उत्तम राव को देखते हैं, जो रुक्मिणी के पेट पर मालिश कर रहा होता है। तभी एक वकील आता है और ये दोनों उससे मिलने बाहर आते हैं। इधर रमाकांत सीधा थाने आता है और पूछता है कि उत्तम राव और रुक्मिणी को किस बेसिस पर गिरफ्तार किया गया था। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि पूरे गांव में यह चर्चा होती है कि उनके घर पर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे खजाना है, और जब भी कोई कत्ल होता था तो लोगों को उसको घर में किसी चोर के करने की आवाज़ आती है। इसलिए सबको लगा कि उन्होंने ही कत्ल किया है, पर हमें उन्हें अरेस्ट करने के बाद छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए नहीं आया। यह उत्तम राव पैसे वाला है, इसलिए लोग उससे डर कर रहते हैं। साथ ही जब वो दोनों लॉकअप में थे, तब भी 3 खून हुए थे। इससे बिना किसी सबूत के उन्हें छोड़ दिया गया था।
पर हमने हार नहीं मानी और उन्हें मानवत राव से दूर हाउस अरेस्ट दिलवा दिया ताकि वो यहाँ आ ना सके। इधर रुक्मिणी बाहर आते ही वकील पर भड़क जाती है कि हम लोग मानवत तब तक जाएंगे, जो करना है जल्दी करो। जिस पर वकील बताता है कि पेटिशन डाली है, जल्दी कुछ हो जाएगा। वैसे आपका दारू का धंधा तो रुक्मिणी की बहन शांत काफी अच्छे से चला रही है, तो इतनी जल्दी क्या है जाने की। इस पर उत्तम राव कहता है कि मुझे कैसे भी करके मानवत जाना है, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हालांकि इन दोनों ने पेपर में पढ़ दिया था कि रमाकांत नाम का बड़ा ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने आया है। अब यह रमाकांत और उसके साथी खाना खाते हैं और रमाकांत कहता है कि कल सुबह हम सीधा थाने में मिलेंगे और केस पर काम चालू करेंगे। फिर सुबह होते ही रमाकांत अपने रूम में कपड़े सेट करके सीधा थाने के लिए निकल जाता है। वह उस घर को संभालने वाले आदमी से उसके कमरे में ताला लगाने को कहता है। वही रमाकांत के वहां से जाते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में कुछ लिया था। वह सीधा रमाकांत के पीजी की तरफ जाता है। इधर रास्ते में रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है कि ये उत्तम राव देसी शराब बेचता था, जिस पर दामोदर बताता है कि उसका नेटवर्क पक्का है जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। फिर रमाकांत जब थाने आता है तो यहाँ ऑफिसर उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। जो बात रमाकांत को अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि यहाँ मर्डर हुए जा रहे हैं और आप सब इन सब में पड़े हो। फिर वो सबसे तुरंत इस केस की फाइल लेकर जांच करने को कहता है और ये लोग जहाँ पहला मर्डर हुआ था वहाँ जाने लगते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ 8 साल की बच्ची अपना काम कर रही थी, तभी कोई आकर उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि यह पहली विक्टिम थी। अब प्रेजेंट में इस केस की फाइल पढ़कर रमाकांत अंदाजा लगा जाता है कि जब वो बच्ची अपना काम कर रही थी वे उसने उसे मार डाला और 2 दिन तक बॉडी वही रखी और फिर इसे एरिया में लाकर फेंक दिया। तब भी वह कर रहा था कि यह गाँव बहुत छोटा है, कोई बाहर से आदमी आता तो गाँव में वाले पहचान लेते, यानी कोई गाँव वाला ही यह मर्डर कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के चेहरे पर काफी वार थे, जिससे उसे पहचानने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी रमाकांत की नजर एक बड़े से पत्थर पे जाती है और पंजय बताता है कि ये इस तरह के देवता है जिन्हें मानते सब है, पर कोई इनकी पूजा नहीं करता। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब इस गांव पर निजाम ने हमला किया था तो गांव के अमीर लोगों ने अपना सारा खजाना ऐसे ही पत्थरों के नीचे दबाया था, इसलिए पहचानने के लिए ऐसे पत्थर लगा दिए गए थे ताकि लोग इसे मंदिर समझे। तब रमाकांत पूछता है कि गांव में जादू टोना करने के लिए कौन फेमस है, जिस पर दामोदर टाचू पाटू का नाम लेता है। साथ ही वो बताता है कि हमने उसे पूछताछ के लिए पकड़ा था, पर उससे हमें कुछ पता नहीं चला। जिस पर रमाकांत कहता है कि उसे कल थाने लाओ, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद हम रात को एक बच्ची को देखते हैं जो अपने घर में आ रही थी। तभी एक आदमी उसे उठाकर वहां से भागने लगता है। जैसे लड़की शोर मचाती है और पूरे गाँव वाले उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ रमाकांत को भी उसके साथ ही ले जाने आते हैं कि एक आदमी ने बच्ची पर अटैक कर दिया है, जिस पर रमाकांत वहां चला जाता है। इधर गाँव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और वो उसे जिंदा जलाने वाले थे। तभी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जैसे ही एक आदमी उसे जिंदा जलाने वाला था, तभी रमाकांत वहां पहुंच जाता है, उसे बचा रहता है और सीधा थाने ले जाता है। हालांकि हम भीड़ में देख पाते हैं कि एक औरत यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अब उस आदमी का इंटरोगेशन रूम में रखते हैं, जिसके सामने रमाकांत चुपचाप बैठा था। वही बाहर दामोदर वह से पूछता है कि सर अंदर क्या कर रहे होंगे। तब वह बताता है कि वह किसी भी क्रिमिनल को मारते नहीं, बल्कि नए नए तरीके से उसे सच उड़वाते हैं। क्या पता ये आदमी भी सर को सच बताने वाला हो। इसके बाद हम अंदर देखते हैं कि ये आदमी बहुत ही बुरी तरह रो रहा है और वो कहता है कि साहब मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो बस मुझे वो बच्ची पसंद आ रही थी। तब रमाकांत को पता चलता है कि ये आदमी पीडोफाइल है, इसलिए वह बाहर आके उसके ऊपर बच्चे उठाने की धारा रटवा कर अंदर करवा देता है। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि वो दयाबाई थे,
मरने के बाद रिपोर्ट में पता चला था कि उसके जख्मों पर कॉटन पाई गई थी, जिसकी क्वालिटी नॉर्मल से काफ़ी अच्छी थी। और जब मैंने पता किया तो रामराव के खेतों में ऐसी क्वालिटी का कॉटन मिलता है जो सुनकर रमाकांत भी हैरान हो जाता है। इधर उत्तम राव रुक्मिणीबाई के साथ रोमांस कर रहा है। साथ ही वो कहता है कि मुझे तेरी बहन पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जयन को मोड़ूंगा मेरा धंधा संभालने के लिए। जो बात रुक्मिणी को अच्छी नहीं लगती। तभी रुक्मिणी रोने लगती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो माँ बनने के लिए काफी ज्यादा तड़पती है, पर उसे यह सुख नहीं मिल पा रहा। उसके बाद वह जाकर एक पूजा करने लगती है। इधर हम उत्तम राव के घर पर जो कि फिलहाल रुक्मिणी बाई की बहन सामंती संभालती है वहाँ परांजपे को रखते हैं। तभी सामंती आती है और परांजपे को पैसे देती है। तब हमें पता चलता है कि यह तो वही लेडी है जो उस दिन सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी और वह परांजपे को दारू के धंधे पर रेटना मारने के लिए पैसे खिलाती है। यहाँ परांजय सामित्री को कहता है कि उस डाकू पाकू से दूर रहना, उस पर भी बड़े साहब की नजर है, जिस पर सामित्री कहती है कि मुझे उससे क्या ही लेना देना। फिर सामित्री अपनी बेटी कमली को लेकर सोने चढ़ देती है। हालांकि कमली को अक्सर ही डरावने सपने आते हैं, इसलिए वह ठीक से सो नहीं पाती। इधर रात को थाने में दामोदर के पास नवाथे आता है। वह बताता है कि मैंने उन सारे मंदिरों को पता लगा दिया है जो रमाकांत सर ने कहा था, और वो टोटल 18 मंदिर है जहाँ बड़े बड़े पत्थर गड़े हैं। तब यह देखकर सब नवाते की तारीफ करते हैं। इधर सामंती के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, असर भी जल्दी देखने को मिलेगा। और हमें पता चलता है कि यह तो टाचू पाटू है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, और यह आदमी सुबह के समय रमाकांत के पीजी की तरफ भी गया था। इसी काम से सामंती उसे पैसे देकर कहती है कि तू कुछ दिन छुप जा, वरना पुलिस तुझे उठा ले जाएगी। जो सुनकर टाचू पाटू चला जाता है। अब अगले दिन रमाकांत दूसरी लड़की के मर्डर स्पॉट पर आता है, जहाँ एक लड़का बताता है कि शकीला के मरने से पहले मैंने उसे यही देखा था जो इमली तोड़ रही थी। तब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि कोई शकीला को ब्लेड देता है और उसे गला घोटकर मार डालता है। अब प्रेजेंट में रमाकांत काफी सारी जगह की तरक्कियां करते हैं, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एक आदमी से बात करने पर उसके सामने सिरंडा भरा का नाम सामने आता है। हालांकि जब ये लोग जा रहे होते हैं तब रमाकांत नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए वह दामोदर से उस आदमी को दिखाकर उसका पता लगाने को कहता है। फिर जैसे रमाकांत कार में बैठता है उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं, पर इसके बावजूद वो जांच पर चला जाता है। इसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो गांव में छोटा सा स्कूल चलाती है, और यहाँ सामित्री अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने आई थी। तब टीचर सामित्री से बात करने लगती है। उसे समय टकिया का नाम का लड़का आता है जो टीचर से बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टकिया अपने हाफ मर्डर के इल्जाम में जेल गया था, और वो टीचर से कहता है कि मुझे तो बस मुंबई जाना है हीरो बनने के लिए। यहाँ रमाकांत सिंह रंडा के कारखाने में आता है उससे पूछताछ करने के लिए, जिस पर सिरंडा बताता है कि मैंने बस टाचू पाटू के कहने पर खेत में विधि की थी ताकि मुझे खजाना मिल जाए, पर मैंने किसी को मारा नहीं और ना ही मुझे कोई खजाना मिला। तब रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है कि वो टाचू पाटू अभी तक मिला क्यों नहीं, लेकिन पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता। यहाँ सिरंडा यह भी बताता है कि टाचू पाटू ने मुझे कहा था कि खजाना पाने के लिए खेत पर औरत का खून चढ़ाना होगा, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। अब रात को सामित्री अपनी बेटी कमली को ढूंढने लगती है जो घर से गायब है। वही यहाँ रमाकांत जब अपने रूम में होता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, और जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ एक काले जादू का गुड्डा था, यानी रमाकांत पर भी किसी ने काला जादू करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि यह कच्चा टाटू पाटू ही हो। वही तो रमाकांत के रूम की तरफ गया था। इधर अब सामग्री को अपनी बेटी कमली मिल जाती है। जब कुछ वो डाउट करती है तब वो देखते हैं कि सामग्री उसकी ड्राइंग फाड़ देती है और कमली को लेकर चली जाती है। इसके बाद हम रुक्मिणी को देखते हैं जो किसी की प्रकार का रिचुअल कर रही थी।
यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में एक दूध वाले को जाता देखते हैं जिसके साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है और पत्थर पर रखने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर रमाकांत और रूबिया को लेकर आता है। वो वाटर घर को संभालने वाले आदमी से पूछता है कि ये गुड़िया यहाँ आई कैसे, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने तो उस दिन ताला लगाया था, लेकिन जब मैं बाद में आया तो यहाँ ताला खुला था। यह बात मैं आपको बताना भूल गया, शायद कोई रख गया होगा। वहीं पर ये लोग उस दूध वाले की मौत के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि रमाकांत की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी दवाई देकर डॉक्टर कहता है कि आप बीमार पड़ने पर मेरे पास आए हैं सर, लेकिन गाँव के सारे लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो वह तांत्रिक के पास भागते हैं, जैसे उन्हें कोई भूत चिपटा हो। इधर दामोदर जाकर दूध वाले की लाश को देखता है और उसे दूध के कनस्तर में कच्ची शराब छुपी मिलती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह आदमी उत्तम राव के यहाँ काम करता होगा। फिर औरों से पता करने पर इनके सामने जानकी डेयरी का नाम आता है, जहाँ दूध की आड़ में कच्ची शराब बन रही है। तब दामोदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वही निकल जाता है। इधर एक पुलिस वाला बताता है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि आज उत्तम राव की सुनवाई है और वह केस जीत गया तो उसे मानवत में आने की परमिशन मिल जाएगी। यहाँ दामोदर अब सीधा जानकी डेयरी में आ जाता है और चुपके से सब देखने लगता है, जहाँ पर सारे आदमियों से काम करवा रही थी और वहाँ दारू की भट्टी चल रही थी। फिर हम रमाकांत को देखते हैं जो अभी भी उस गुड़िया को लेकर परेशान था कि आखिर यहाँ रखा किसने होगा। अब दामोदर थाने आकर कुछ हवलदार से बात करने लगता है जो पराशर को देख लेता है और फिर वो अपने खास हवलदार अंबादास को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पड़ रही है, जिसका अंबादास को पता नहीं था। इधर रमाकांत श्रीगंगा के पास पूछताछ के लिए दोबारा आया और वह कहता है कि कैसे भी करके तुम काचू पाटू को अपने पास बुलाओ, हमें उसे पकड़ना ही होगा। यह सुनकर श्रीगंगा मना कर देता है कि काचू पाटू तांत्रिक है, मैं उससे दुश्मनी नहीं ले सकता। अगर मुझ पर ही काला जादू कर दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन रमाकांत श्रीगंगा को जेल में डालने की धमकी देता है। तब श्रीगंगा मान जाता है। अब रात को दामोदर परांजपे के पीछे कुछ कांस्टेबल से कहता है कि हमें जानकी डेयरी में रेड मारनी है, क्योंकि कल परांजपे के साथ रमाकांत और वो प्रोडक्टर एक मिशन पर जाएंगे। यही अच्छा मौका है वहाँ रेड मारने का और इसी से हम सबका प्रमोशन होगा। फिर दामोदर से आकर अंबादास मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपका साथ इस प्लान में दूंगा, पर कभी परांजपे इस मामले में फंसे तो आप मुझे बचा लेना, जिस पर दामोदर मान जाता है। तो बदली शाम को रमाकांत कुछ पुलिस वालों को लेकर एक जंगल में आता है, जहाँ श्रीगंगा ने काचू पाटू को पकड़ने एक आदमी के लिए पूजा करवाने के लिए बुलाया था। तब ये सब झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। काचू पाटू को पकड़ने के लिए माहिया दामोदर जानकी डेयरी में पर रेड मारने का पूरा प्लान सबको बता रहा था। इसके बाद रात को काचू पाटू को श्रीगंगा से मिलकर एक रिचुअल करवाने लगता है। वही जानकी डेयरी पर दामोदर रेड मारकर सामग्री को अरेस्ट करता है और सारा माल भी जब्त कर देता है। वैसे जब काचू पाटू तंत्र साधना कर रहा था तभी परांजपे को साफ दिखता है और टॉर्च जला देता है, जो देखकर काचू पाटू वहां से बाहर निकलता है। यह देखकर रमाकांत परांजपे को खूब डांटता है कि एक रीढ़ मिली थी वो हाथ से निकल गई। इधर जानकी डेयरी पर सामुद्रिक कहती है कि यह डेयरी मेरी नहीं है और ना ही उत्तम राव की है, यह तो बस ये औरत चलाती है। तब वो रेडी ये पूरा धंधा संभालने का जिम्मा अपने सर पर लेती है और दामोदर परेशान हो जाता है। उत्तम राव को तो इस धंधे में कहीं नाम ही नहीं आया। इधर जब ये बात उत्तम राव को पता चलती है कि उसकी दारू की भट्टी पर पुलिस ने रेड मारी तो उसका समुद्र को लेकर खूनी बाई से झगड़ा हो जाता है और उसे बच्चे का मारकर पानी का ताना भी मारता है, जो कि रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता है। अब ये दिन लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि काचू पाटू पुलिस के हाथों से बाहर निकला। इस पर पुलिस वालों की काफी बदनामी हुई है, जिस पर परांजपे कहता है कि अखबार उत्तम राव पर चचेरा भाई चलाता है और यह सब लिखता है।
तभी दामोदर बोल पड़ता है कि जब मैंने जानकी डेयरी पर रेड मारी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने तो पहले ही परास्पर को हफ्ता दे दिया है। जो सुनकर परास्पर इसके लिए मना कर देता है। तभी रमाकांत दामोदर पर भड़क जाता है कि तुम्हें वहाँ रेड मारने के लिए किसने कहा था। अब तो वो उत्तम राव और सतर्क हो गया, क्योंकि डेयरी चलाने का इल्जाम तो उनकी नौकर शीशाबाई ने दे दिया। तभी वह दूसरी पुलिस वाला आकर बताता है कि हम केस हार गए और अब उत्तम राव अपनी बीवी के साथ मानवत की कोठी में आ जाएगा। जिसके बाद हम उत्तम राव रुक्मिणी बाई को देखते हैं, जो अपने घर आ रहे थे और यहाँ आते ही रुक्मिणी बाई सीधा अपने आंगन के पीपल के पेड़ की पूजा करने लगती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में वही पत्रकार रमाकांत से आकर मिलता है जो यहाँ की खबर छप रहा था। वो कहता है कि आप थोड़ी और दूर की सोचिए, अभी आपको काफी लोगों को पकड़ना है। यह कहकर वो चला जाता है। इधर थाने में रमाकांत उन्हीं पत्थर वाले देवता के बारे में डिस्कस करता है, जिसके आसपास से सारी राशि मिली है, इसलिए इन्हें इसी का पता लगाना है। तभी दामोदर आकर बताता है कि सर, उस दिन जो आदमी आपने मुझे दिखाया था ना, उसका नाम शंकर है और वो हर जगह आ रहा है। जहाँ जहाँ हम छानबीन करते हैं, तब रमाकांत सीधा नवाते के पास आता है और कहता है कि तुम्हें शंकर के ऊपर नजर रखनी है, वो भी गाँव वालों के बीच में रहकर, जिस काम पर नवादेव निकल जाता है। हालांकि तभी वह नवादेव को परान से पकड़ देता है कि तुमसे सर ने क्या कहा, पर नवादेव उसे कुछ भी नहीं बताता। अब रमाकांत के पास अंबादास मिलने आता है और उसे एक लेटर देना वाला था, लेकिन वह परास पे आ जाता है। आता देख लेता है और चुपचाप लेटर अपनी जेब में रख लेता है, यानी इस लेटर में कुछ तो छुपा है। इसके बाद यहाँ तो प्रिया टीचर के साथ घूम रहा होता है, बातों बातों में हीरो बनने की इच्छा जाहिर करता है। साथ ही वह बताता है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम पास में एक औरत को पानी भरते हुए देखते हैं, जिसको कोई कुल्हाड़ी से आकर मार डालता है और हमें पता चलता है कि यह तीसरी विक्टिम है। फिर प्रेजेंट में ये लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिससे सबसे अजीब बात यह थी कि पहले तो 2 छोटी बच्ची को मारा गया, लेकिन इस बार 35 साल की औरत को उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकाला गया था, जो काफी अजीब था। उसके बाद ये लोग चौथे विक्टिम के क्राइम स्पॉट पर जाते रखते हैं। वही यहाँ नवादेव शंकर का पता लगाकर उस पर नजर रखता है। फिर हम पास में चौथी विक्टिम नजीमा को देखते हैं, जिसे कोई दीप देता है और फिर उसे मार डालता है। अब प्रेजेंट में पुलिस वाला बताता है कि नजीमा को मार कर भी वही सब किया गया था जो पुराने मर्डर में हुआ था, लेकिन इस बार सबसे डराने वाली बात यह है कि नजीमा की गर्दन ही गायब थी, यहाँ तक कि उसकी छाती का मांस भी गायब था, जो सुनकर रमाकांत भी होश उड़ जाते हैं कि कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि रमाकांत पर शंकर नजर रख रहे हैं और उसके ऊपर नवादेव। वही यहाँ रमाकांत अनुमान लगाता है कि यह जो भी मर्डर पत्थरों के पास हुए थे वो एक उज्ज्वल से रिलेटेड है, जो हो सकता है कि कोई खजाना पाने के लिए कर रहा हो। इसके बाद हम शंकर को देखते हैं, जो मंदिर पर जाकर बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहता है और उसके पीछे नवादेव भी लगा था। इधर अब उत्तम राव अपनी माँ को खाना खिला रहा होता है। साथ ही ये लोग रमाकांत के बारे में पता करते हैं कि उसकी माँ कहती है कि उसे मरवा दो, जो सुनकर उत्तम राव उसे चुप कर देता है। इधर परांजय को उसका ट्रांसफर लेटर मिल जाता है, जिसके बारे में वो रमाकांत से बात करता है और कहता है कि भले ही मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा हो, पर मैंने खूनी का कभी साथ नहीं दिया। तभी वह उत्तम राव का फोन आता है और वो रमाकांत को मिलने के लिए बुलाता है। तब रमाकांत सीधा उत्तम राव के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि पीपल के पेड़ की पूजा की गई है। फिर उत्तम राव आकर बताता है कि आज हमने छोटी सी पूजा रखी है, उसे प्रसाद देने लगता है। तब पहले तो रमाकांत मना कर देता है, लेकिन फिर रुक्मिणी बाई के कहने पर खा लेता है। फिर उत्तम राव कहता है कि साहब आप कैसे भी करें खूनी को पकड़े, क्योंकि सब लोग हमें खूनी समझते हैं और हमारा नाम भी खराब हो रहा है। इधर हम बटक को देखते हैं कि जो पुलिस वालों के साथ जाकर काचू काटू के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे पकड़ कर सीधा थाने रखता है। वही थाने में रमाकांत के पास
आता है, जो कहता है कि सर मैं आपको यह लेटर देना चाहता हूँ जो 2 मर्डर के बाद आया था। तो उस सरपंच से सर को यह मजाक लगा। उन्होंने मुझे ये जलाने को कहा था, पर इसे मैंने अपने पास रख लिया था, शायद आपके काम आ जाए। फिर रमाकांत जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अब तो 2 भयानक घटना हो चुकी, पर यह तो शुरुआत है और यह मामला इतनी जल्दी नहीं थमेगा। साथ में नीचे एक अजीब सा मंत्र भी लिखा था और हम समझ पाते हैं कि ऐसा मंत्र तो उत्तम राव की माँ बड़बड़ा थी। वही पकड़ कर काचू पाटू को पूरे गांव में घसीट हो तो रहता हुआ थाने लेकर आता है। वहाँ रमाकांत भी गुड़िया लेकर थाने पहुँच जाता है, क्योंकि उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे। हालांकि थाने पहुँचकर रमाकांत सबसे कहता है कि काचू पाटू को फिलहाल के लिए अंदर ही पड़ा रहने दो, मैं उससे आराम से बात करूँगा। वही हम शंकर को देखते हैं जो शराब लेने आता है, पर पूरे पैसे ना होने के कारण उसे शराब नहीं मिलती। तब शंकर चुपचाप चला जाता है। वही यह काचू पाटू कमरे में पड़े पड़े परेशान हो गया था। ये तो जंगल में आकर शंकर रोने लगता है और उसे दोस्ती करने के लिए नवादे आता है, जो उसे शराब भी ऑफर करता है। तब पहले तो शंकर मना कर देता है, लेकिन फिर वह शराब पी ही लेता है। फिर शंकर कहता है कि तो वो बहुत दुखी है, क्योंकि इसी शराब के कारण गाँव में सारे खून हुए हैं। वो आगे कुछ बताता है, पहले वो शराब के नशे में बेहोश हो जाता है। इधर थाने में काचू पाटू को डर के बारे दरवाजा पीटने लगता है, पर कोई पुलिस वाला उस पर ध्यान नहीं देता। यही एपिसोड 4 खत्म होता है।